आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर पाठ्यक्रम जो हमारा रहता है, जिसको हम पाठ्य वस्तु भी कहते हैं, उसमें गणित का स्थान बताया हुआ है। अभी हम गणित की पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं। पेडोलॉजी में गणित का स्थान पाठ्यक्रम में क्या रहता है, उस आधार पर सामान्य स्तर पर बताया गया है। सबसे अगर पहले हम जानेंगे तो गणित जो रहता है वो कल हम समझ चुके हैं, पहले में गणित होता क्या है। पर पाठ्यक्रम में क्या होता है कि पाठ्यक्रम में एक ऐच्छिक स्थान अनिवार्य रूप से दिया हुआ है कि अगर प्राथमिक स्तर से अगर बच्चों को अगर गणित सिखाया जाए तो आने वाले टाइम में गणित बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार हो जाता है और समझ में आ जाता है। उसके आधार पर ही हम इस टॉपिक में अनेक प्रकार की परिभाषा और कारण बताया कि क्या कारण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और गणित जो रहता है वह विज्ञान या फिर बहुत सारी चीज़ों में भी महत्वपूर्ण रहता है। तो हम जानेंगे आज सबसे पहले कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग ने एक परिभाषा दी हुई है, ठीक है। कोठारी आयोग ने एक परिभाषा दी है, वो परिभाषा करीब 1964 और 66 के बीच में दी हुई थी, ठीक है। और कोठारी आयोग का गठन दौलत सिंह के नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक। दौलत सिंह जो थे इसके अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के। अब इनने जो गठन किया था वो चल लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों के लिए पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य यही है कि जो गणित है तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और हाई स्कूल, इस हिसाब से जो गणित रहता है उसको एक अनिवार्य विषय बन देना चाहिए। अब जो कोठारी आयोग ने जो परिभाषा दी हम उसको कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। कोठारी का हम कोठी कर लेंगे, ठीक। कोठी मतलब मकान या कमरा। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या बताएंगे कि पहली कक्षा से 10वीं कक्षा, मतलब यहाँ पर 1 कोठी, 2 कोठी, 3 कोठी, ऐसे कोठी 10 कोठी हो जाएगी, ठीक। अब 10 कोठी आप अगर आप रेंट पे देते हो तो आपको कमीशन मिलता है ना। तो कमीशन मिलता है, तो वो जो कमीशन रहता है वो इसी आधार पर आप याद रख सकते हो कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों के लिए, मतलब सभी आप कौन से भी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बता सकते हैं कि कौन से शिक्षार्थी रहते हैं, उनके लिए सभी जो बच्चे रहते हैं उनको पहले से 10वीं तक गणित विषय पढ़ना आवश्यक है, अनिवार्य विषय बना दिया है। अब महावीराचार्य की बात करेंगे। महावीराचार्य ने सार संग्रह नामक एक ग्रंथ लिखा था। अब उस आधार पर उन्होंने बताया कि लौकिक, वैदिक, सामाजिक जो भी व्यापार है, मतलब क्या है, इसका तात्पर्य है कि लौकिक और वैदिक और सामाजिक है ना, समाज स्तर पर वह सब एक व्यापार के रूप में है। उन सभी में गणित का प्रयोग होता है। मतलब सभी प्रकार के जितने भी रहते हैं, सामाजिक स्तर या फिर राजनीतिक जो भी रहता है, उसमें गणित का एक प्रयोग होता है। तो उसके बाद में बताया कि अर्थशास्त्र है, कामशास्त्र है, पाक कला है ना। अर्थशास्त्र मतलब जो अर्थव्यवस्था रहती है उस आधार पर। कामशास्त्र बताया हुआ है, पाक कला बताई हुई है, और नाट्यशास्त्र बताया हुआ है, अर्थ छंद बताया हुआ है, अलंकार बताया, व्याकरण बताया। मतलब हर एक प्रकार की कला या विषय जो भी रहते हैं उसमें समस्त गुणों में गणित का स्थान महत्वपूर्ण रहता है। अब इनके कारण जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम जो रहता है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान किस प्रकार से हम बता सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एक पॉइंट बताया हुआ है, उसमें लिखा है कि विज्ञान विषय का आधार है, ठीक है। मतलब जो गणित रहता है वह विज्ञान में भी सहायक है ना। विज्ञान में अगर समीकरण आती है कि H2O है या SO2 है ना, ये सब क्या रहते हैं, एक प्रकार के विज्ञान से संबंधित और गणित के बीच में संबंध रहता है, आपस में रिलेशनशिप रहती है। विज्ञान विषय का आधार के रूप में हम देख सकते हैं। अगला बताया कि मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। तो मतलब जो मानव का जीवन रहता है ना, व्यक्ति का जीवन रहता है, उसमें गणित का विशेष महत्व रहता है। व्यवहारिक जीवन में गणित का क्या उपयोग होता है, किस प्रकार से वह कार्य करते हैं, उस आधार पर एक घनिष्ठ संबंध रहता है। अगर मान लो हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित में शिक्षा देना है, तो गणित में अगर शिक्षा देना है तो आपको व्यवहारिक ज्ञान के रूप में ही शिक्षा दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बताएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है।
अब तीसरा बताया तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना। ठीक है, मैंने आपको अगले लास्ट चैप्टर में बताया था आपको कि तर्क के आधार पर अगर ऐसा सवाल मिलते हैं, है ना, तर्क के आधार तो उसका दृष्टिकोण को पैदा करना। अगर एक बच्चे को अगर समस्या मिलेगी तो समस्या के आधार पर वह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में बताया विशेष प्रकार का सोचना, है ना, विशेष प्रकार का सोचना। जैसे कि मान लो बच्चे को बोल दिया है कि 2 + 2 22 भी हो सकता है ना, तो ये एक विशेष प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो सोचेगा कि 2 + 2 तो यहाँ पर 4 होता है, पर 2 + 22 कैसे हो जाएगा। तो एक विशेष प्रकार का सोचना हो जाता है, चिंतन करने लग जाता है बच्चा। तो ये भी पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। और यथार्थ विज्ञान होता है। यथार्थ विज्ञान मतलब जैसा कि जो उसका उत्तर आ रहा है, आंसर आ रहा है, वही रहेगा। जैसे मान लो 2 + 2 4, इसको बदल नहीं सकते। यहाँ पर हम 9 नहीं कर सकते, यहाँ पर 5 नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम कुछ भी इसमें बदल नहीं सकते, इसलिए यथार्थ विज्ञान के आधार पर आता है। अब हम शिक्षण के मुद्दे जानेंगे कि अगर जो पाठ्यक्रम रहता है, पाठ्यक्रम में अगर गणित का स्थान रहेगा तो हम अगर गणित पढ़ाएंगे, जब गणित पढ़ाते हैं हम, तो उसमें कौन कौन से मूल्य रहते हैं ये हम जानेंगे। और जैसे कि यहाँ पर 10 पॉइंट दिया हुआ है, 10 भागों में हमने विभाजित किया हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से जानेंगे कि एक बौद्धिकता बताई हुई है यहाँ, है ना। यहाँ पर एक बौद्धिकता बताई गई है कि बुद्धि स्तर कैसा रहेगा। अगर मान लो आप प्रतिभाशाली बच्चों को या फिर सामान्य बच्चों को निचले स्तर पर कुछ बताएंगे तो उनसे थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा। और आप मंद बुद्धि बालक को थोड़ा अगर बड़ा टफ बताएंगे कुछ भी, तो बौद्धिकता का आधार पर आप अच्छे से गणित बताएंगे, उस आधार पर बौद्धिकता उसकी निर्माण करती है। यहाँ पर प्रयोगात्मक में बताया गया कि प्रयोगात्मक जो रहेगा, तो प्रयोगात्मक में तात्पर्य ये रहता है कि आप जो हम ग्राहक बनाते हैं या फिर लिखित में करते हैं, तो जिस आधार पर हम प्रयोग करेंगे उस आधार पर प्रयोगात्मक में शिक्षण का मूल्य आधारित रहता है। अनुशासन, आपको गणित पढ़ाते समय बच्चों के बीच में अनुशासन भी स्थापित करना पड़ता है। अगर आप अच्छा अगर अनुशासन स्थापित कर लेते हैं तो बच्चे गणित अच्छे से सीख पाएंगे। और नैतिकता भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 दिन गणित पढ़ा रहे, तो आपको डेली उसमें अभ्यास कार्य या फिर गृह कार्य, यह भी नैतिकता के आधार पर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहे, गृह कार्य नहीं दे रहे, तो वो नैतिकता को नुकसान करता है गणित इसमें। और सामाजिकता, समाज में भी गणित का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो जो सामाजिकता रहती है उसको भी हमको आदर्शिला बनाना पड़ता है। उसके बाद में सांस्कृतिक बताइए, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिकता जो रहती है वह भी गणित में मुख्य रूप से खास प्रभावशाली रहती है। अगर संस्कृति, जैसे कि मान लो कि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, तो हम जैसे कि दार्शनिक प्रणाली या देवनागरी लिपि में हम जो सांकेतिक चिन्ह बताते हैं वह भी संस्कृति के आधार पर आती है। और उसके बाद में सौंदर्यात्मक, आप जितने अच्छे से गणित में सवालों को या सारणी को जिस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे उस आधार पर बच्चे जल्दी सीखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जीवन का आधार, जब गणित अगर बच्चा सीखेगा प्राथमिक स्तर पर, तो जब गणित बच्चा अगर सीखता है तो वहाँ पर उसका व्यवहारिक जीवन के आधार पर गणित होना चाहिए। यहाँ पर अगर उसको कंचे से या फिर सिक्के से अगर हम जोड़ना बताएंगे तो वो जल्दी सीखता है और मुद्राओं की पहचान भी करता है। अगर मनोवैज्ञानिक स्थिति रहती है, तो मनोवैज्ञानिक स्थिति ये रहती है कि अगर कोई टीचर या शिक्षक अगर पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उसकी मानसिक स्थिति भी समझना जरूरी है। अगर आप उनकी मानसिक स्थिति समझ पाएंगे तो उस आधार पर बच्चों को गणित पढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे और जो विद्या रहती है वो उन पर लागू हो जाएगी। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बताइए। अंतर्राष्ट्रीय यह रहती है कि आप अगर मान लो भारत देश में रह रहे हैं और आप दूसरे देशों की चीज़ें बता रहे हैं, तो वह भी उसमें अच्छे से परिभाषित होती है। जैसे कि मान लो अगर हम यूएसए की या फिर अमेरिका की बताएंगे तो वहाँ पर मिलियन चलता है और बिलियन चलता है। और अगर हम भारतीय प्रणाली की बात करेंगे तो यहाँ पर चलेगा लाख, हजार, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली रहती है। अगर हम गणित सामान्य स्तर पर बच्चों को, जैसे कि मान लो प्राथमिक स्तर पर हम कैसे पढ़ाएंगे, माध्यमिक स्तर पर कैसे पढ़ाएंगे और हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी पर कैसे पढ़ाना रहेगा, इस आधार पर यहाँ पर स्कूल में गणित का प्रयोग बताया गया है। अगर मान लो प्राथमिक स्तर से हम जानेंगे, छोटे स्तर से, तो किस आधार पर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट कुछ बांटे हुए हैं।
अब जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है कि आनंदता, अगर बच्चों को आनंद मिलता है, अगर वो पढ़ता है और उसके समझ में आता है, अगर वहाँ पर आनंद मिलता है उस चीज़ का, तो वो आनंद उठाएगा। और अगर आनंद उठाते से ही उसको लाभ होगा तो वो गणित अच्छे से समझ पाएगा। तो सबसे पहले आनंदता रहती है। और यहाँ पर गणनात्मक प्रक्रिया रहती है। गणनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज़ें, वस्तुएं, संख्याएं जो रहती है वो गणना करते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में कि गणनात्मक प्रक्रिया कैसी रहती है। और यहाँ पर सूत्र बताया हुआ विधियाँ रहती है। जैसे कि मान लो बीजगणित है, अब बीजगणित में बहुत सारी विधियाँ रहती है, सूत्र रहते हैं, उस आधार पर भी बच्चों को समझाना जरूरी रहता है। अब संप्रेषण का तात्पर्य ये रहता है कि बातचीत करना, जैसा कि भाषा विज्ञान रहता है। अगर बच्चा सुन रहा है, फिर बोल रहा है, फिर पढ़ रहा है, फिर लिख रहा है, उस आधार पर अगर संप्रेषण अगर अच्छा होगा बच्चों का या शिक्षक के और बच्चों के बीच में, तो वहाँ पर भी गणित सीखने में सहायता मिलती है। इसके बाद में सार्थक समस्या आती है। अगर आप बच्चों को मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछेंगे कि यार 2 + 2 4 होता है ना, तो ये मुक्त अंत वाला मतलब सार्थक समस्या है। जैसा दिख रहा है वैसा ही उसको हल करना है। अब बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं कि कोई 2 ऐसी संख्याएं बताइए जिसका योग 48 होता है, तो वो प्रश्न ऐसा रहता है कि थोड़ा कठिनता के आधार पर पूछा जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते, तो वह सार्थक समस्या के अंतर्गत नहीं आते। अब हम अमूर्त का तात्पर्य यही है कि अगर बच्चा जैसा सोच रहा है उसको वैसे ही वहाँ पर वो मूर्त रूप में बता देगा। पर तर्कना, अगर तर्कना शक्ति अगर उसकी अच्छी रहेगी, वो तर्क कर सकता है, तो गणित को समझने में और आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर संरचना बताइए। संरचना जो रहती है, तो जो सरल गणित रहता है वह गणित में सामान्य एक से ज़्यादा भाग रहते हैं। जैसे कि मान लो एक तो बीज गणित रहता है, फिर बीज गणित के बाद में अंक गणित रहता है ना। अंक गणित के बाद में रेखा गणित रहता है। रेखा गणित के साथ में त्रिकोणमिति रहती है। ठीक है, इस प्रकार से गणित की संरचना रहती है। अब जो गणित की संरचना ये बहुत डिटेल से जानना पड़ेगा, तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह रहती है। अब आगे हम कुछ प्रश्न प्रैक्टिस सेट में कर लेते हैं। और हम प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं 10 प्रश्नों का, जिसमें 5 पीरियोडिक प्रश्न आएंगे और 5 सेकंड चैप्टर के मूलभूत सक्रियता के आधार पर प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उपरोक्त में कौन सा पाठ्यक्रम के उपागम, मतलब उपागम का तात्पर्य रहता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है। तो क्या रहता है, क्रिया केंद्रित होता है, विषय वस्तु केंद्रित होता है, अनुभव केंद्रित होता है। तो क्रिया केंद्रित का तात्पर्य ये है कि जो गणित में अगर एक कुछ भी हम सवाल पूछते हैं या कुछ भी करते हैं ऐसा, तो वो क्रिया पर आधारित रहता है, एक क्रिया अनुसार कार्य होता है। और विषय वस्तु केंद्रित होता है। अब अगर मान लो आप के पास में एक गणित की पुस्तक है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो वो जो चैप्टर रहता है, अध्याय रहता है, वो विषय वस्तु पर आधारित रहता है कि कौन कौन से विषय के अंतर्गत आना चाहिए। फिर उसके बाद में अनुभव का आधार है कि आपको कितना पता है, आपको कितना पूर्व ज्ञान है, उस आधार पर आपको कितना अनुभव हुआ है, आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हो, तो उस आधार पर ये तीनों सवाल हमारे सही रहेंगे, तीनों ऑप्शन जिसमें से ये सभी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम में अंकगणित का महत्व रखता है। जो अंकगणित रहता है, जैसे बीजगणित रहता है, अंकगणित रहता है, रेखा गणित रहता है, तो जो अंकगणित रहता है वह घरेलू कार्य में कार्य रहता है ना। आप अगर कोई सामान लाएंगे तो उसकी मात्रा कितनी रहेगी, वह घरेलू कार्य के अंतर्गत है। व्यवहारिक प्रयोग, आप लेन देन करते हो पैसे का या कुछ भी कार्य ऐसा करते हो जिसमें कि व्यवहार के आधार पर रहता है, तो व्यवहारिक प्रयोग में आएगा। फिर मजदूरी व्यवसाय, आप कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा देते हो, ये भी मजदूरी और व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और अगला हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और पाक कला, नाट्य शास्त्र को समूह रूप में दर्शाया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, किसने दर्शाया है समूह रूप में, मतलब सभी की बात किसने की हुई है। हमने परिभाषा देखी थी, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन महावीर आचार्य आया था, दूसरा काशीनाथ आया है, फिर रघुनंदाचार्य आया हुआ और फिर कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि तो शास्त्रों की बात और एक शरीर की बात की थी और महावीर आचार्य ने बात की थी, और ये सार संग्रह के अंतर्गत आई थी, तो महावीर आचार्य ने ये बात कही गई थी। अब चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि गणित की पुस्तक कैसे होना चाहिए। अगर आप गणित पढ़ा रहे हो तो गणित की पुस्तक किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसमें अभ्यास कार्य भी होना चाहिए,
जैसे कि एक अध्याय रहता है, उसमें अगर आप अंत में अभ्यास कार्य भी दोगे तो बच्चा कितना समझ पाया और कितना सीख पाया है और किस आधार पर वह कर रहा है, तो वह अभ्यास कार्य भी आ सकता है। या फिर समस्यात्मक रहती है, समस्या के आधार पर रहता है, और तर्क संगत की भी बात हुई है। तो अब यहाँ पर सबसे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पर तर्क संगत आएगा। जब तक बच्चा तर्क करना नहीं सीख पाएगा तो वह ना तो अभ्यास कर पाएगा और ना ही समस्यात्मक किसी समस्या का सामना कर पाएगा। तो ये आंसर इसका तर्क संगत सही हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का महत्व, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, तो आप प्रश्न अगर पूछ रहे हो तो यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर पहले दिया है रुचि उत्सुकता, अगर बच्चों में रुचि हो रही है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं, वह प्रश्न पूछना जायज रहता है। उसके बाद में दिया हुआ है पूर्व ज्ञान का परीक्षण। बच्चा अगर मान लो तीसरी क्लास से फिर चौथी क्लास में आए और आप अगर उनसे स्थायी मन के सवाल पूछते हो, अगर कठिनता का तो उसका पूरे ज्ञान का परीक्षण होना चाहिए। और अभिप्रेरणा की बात है कि वह अभिप्रेरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस आधार पर ये तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें गुणा दिया हुआ है कि 128, 207 और 12 इन तीनों को गुणा करने के बाद में इसका जो गुणनफल निकलेगा उसमें दहाई और सैकड़े का योगफल बताना है, ठीक है। अब हमने 128 और 207 का यहाँ पर गुणा करा तो ये आंसर आया इसका। अब ये आंसर आने के बाद में हमने फिर 12 का गुणा करा तो ये आंसर आया। अब इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर दहाई यहाँ पर आ रहा है और इकाई सैकड़ा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 5 + 9 करेंगे तो 9 और 5 यहाँ पर 14 हो जाएगा। अभी 14 यहाँ पर निकल रहा है तो इसमें 14 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला सवाल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ मान दिए हुए दशमलव के आधार, जिसमें 4 फिर प्लस 4.44 फिर 4.04 फिर 44.4 फिर 3 बार 444 का मान होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए अलग अलग, जिसमें से हमने जोड़ने पर यहाँ पर निकाला 510.88, जिसमें से यहाँ पर 510.88 कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 12/9 जो रहता है इसमें कितने 1/3 है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर 6, 5, 4, 3। अब जिसमें 12/9 है यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर दोनों को साथ में ले लेंगे कि 12/9/1/3। अब यहाँ पर संख्या पर लेने पर 12/9 हो जाएगा और गुणित 3/1 का जाएगा। और काटने के बाद में अगर काट देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, जिसमें 4 तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि उपरोक्त में कौन सी ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है। यहाँ पर इसमें से एक उत्तर नहीं में आएगा और बाकी ऐसे संख्या आएगी। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर 3 ये 89 है तो उसका भाग नहीं जा पा रहा है, 163 का भाग नहीं जा पा रहा है और 509 का भाग नहीं जा पा रहा है, तो 979 है ना, 979, इसको हम डायरेक्ट 11 से भाग दे सकते हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इस चैप्टर का हम आखिरी प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें कौन सा उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। तो हम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1 × 1 1 हो जाएगा, 11 × 11 1 to 1 और हो जाएगा, और यहाँ पर 111 × 111 = 1 2 3 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 बार 1 दिया और 5 बार 1 यहाँ पर दिया है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे तो ट्रिक के द्वारा मैं आपको एक छोटा सा रूप में बता दूँगा। जैसे 1 गुणित 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 × 11, अब यहाँ 11 × 11 जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर 1 और 1 लिखा हुआ है तो 1 और 2 मतलब एक संख्या है फिर दूसरी संख्या है, तो हम यहाँ पर 1 और 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर पहली संख्या 1 आ रही है तो हम इसको 1 2 1 इस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर जो तीसरी संख्या होती है कि 1 1 1 3 बार दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3 बार 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तक का तो हम इसको गिनेंगे और यहाँ पर फिर उल्टा चलेंगे 2 और फिर 1, इस प्रकार से 1 2 3 2 1 ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 5 बार 1 1 दिया है, सबसे पहले हम इसको गिनेंगे 1 फिर इसको 2 फिर इसको 3 फिर इसको 4 और फिर इसको 5। अब यहाँ तक की तो ठीक है, 5 बार गिन लिया हमने। अब यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे हम, यहाँ पर गिनेंगे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 मतलब उल्टा। 5 के बाद वापस से एक संख्या को छोड़ेंगे हम यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी एक संख्या को छोड़ेंगे और यहाँ पर भी एक संख्या को मतलब प्रथम संख्या को छोड़ के अगली संख्या को गिनता होगा उल्टे स्तर पर यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर 3 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 5 बार लिखने के बाद में हम यहाँ पहली संख्या काटते हुए फिर गिनेंगे। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से ये जो सवाल करने के बाद में ये वाला सवाल इसका
सही हो जाएगा।